हाँ बेटा, कल हम लोगों ने क्या पढ़े थे? डेरिवेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन प्रूफ करे थे। तो ड्रिफ्ट, इसको याद कर लेना, काम आएगा ये। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीन्स वी डी इज इक्वल टू क्या आया था? ई वी टाउ अपॉन एम इंटू एल, ये आया था। इसको याद रखें कि आगे हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें ये वैल्यू डायरेक्ट पुट होगी, ठीक है ना। स्मॉल ई क्या था? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। कैपिटल वी क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर, यानी वायर में हम सेल या बैटरी से जितने वोल्टेज लगा रहे हैं। टाउ क्या था? ठीक, रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम का मतलब टाइम टेकन इन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स। ठीक भाई, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं विद इन द वायर। व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन्स मूव्स विद इन द वायर, they collide with the positive ions. They collide with the positive ions. Time taken by electron in between two consecutive collisions is called relaxation time tau. M क्या था? Mass of an electron. इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ kg। और L क्या था? लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर। एल क्या था? लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर। ठीक, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये एक्सप्रेशन आप ध्यान रखना। ठीक, आगे हम जो पढ़ेंगे अभी उसमें ये वैल्यू डायरेक्ट यूज होगी, ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब इसके बाद एक्शन में हम पढ़ रहे हैं ओम्स लॉ, जो 10th में भी आपने पढ़ा होगा शायद। ठीक, क्या? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ठीक। लेकिन 10th में पढ़े हो आपने, लेकिन सिर्फ पढ़े ही हो बस, ठीक है ना। अब एक्शन में क्या है ये समझते हैं इसको अपन। ओम्स लॉ, ठीक, ध्यान देना भाई। मान लेते हैं अपन, सपोज ये एक कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। इस वायर के दोनों एंड्स में हमने सेल या बैटरी से वोल्टेज अप्लाई करें। कितने वोल्ट? V वोल्ट, ठीक भाई, 5 वोल्ट 10 वोल्ट जो भी होगा। तो वायर के एक एंड को हमने कनेक्ट करे बैटरी के प्लस से और दूसरे एंड को बैटरी के माइनस से। तो वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स में फोर्स लगता है। जब फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करते हैं। When charge moves along a certain direction, it produces current. ठीक, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं माइनस से प्लस, करंट फ्लो होता है प्लस से माइनस। ठीक, तो कितना वोल्टेज हमने लगाए हैं? V वोल्ट का। और इस वायर में करंट मान लो कितना फ्लो हो रहा है? I, इतने एम्पियर। करंट कितना फ्लो हो रहा है? I एम्पियर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट प्रोड्यूस्ड इन वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। V इज प्रोपोर्शनल टू I, ठीक, V इज प्रोपोर्शनल टू I, ठीक। पहली बात ध्यान से सुनो, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स। किसके लिए? मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए, एक है ना। दूसरा, ओम्स लॉ की, अच्छा भी देखते हैं अपन, है ना। V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो हमने वोल्टेज कर दिए 2 टाइम्स, तो करंट भी कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स। वोल्टेज अगर 3 टाइम्स, तो करंट भी कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स, ठीक है। जैसे यहां देखते हैं, देखो
मान लो अभी हमने वोल्टेज कितना लगाए हैं 5 वोल्ट का, तो करंट मान लो वायर में कितना फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर का। ठीक, वायर में हमने वोल्टेज कितना अप्लाई करे 5 वोल्ट, तो वायर में करंट कितना फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर। ठीक, अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमने कर दिए 10 वोल्ट, 5 वोल्ट से हमने कितना कर दिए 10 वोल्ट, मतलब 2 टाइम्स, तो वायर में करंट कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, मतलब 4 एम्पियर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर सपोज 15 वोल्ट, कितना 15 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो, पहले का हमने कितना कर दिए 3 टाइम्स, 5 वोल्ट से कितना 15 वोल्ट, मतलब 3 टाइम्स। तो अकॉर्डिंग टू V इज प्रोपोर्शनल टू I इज आल्सो इंक्रीजेस बाय 3 टाइम्स, करंट भी कितना हो जाएगा 3 टाइम्स। इसका मतलब अब इस वायर में करंट कितना होना चाहिए, इनिशियल का 3 टाइम्स, कितना होना चाहिए 6 एम्पियर। इस लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए ना, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक, कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर 3 टाइम्स तो करंट भी 3 टाइम्स, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक, तो आप बोलोगे सर फिर ये V इज प्रोपोर्शनल टू I क्यों बोल रहे हो फिर आप? V इज प्रोपोर्शनल टू I है ना, सही है, लेकिन ओम्स लॉ की कुछ कंडीशंस होती हैं, उस पर आपको विशेष ध्यान रखना है ना। ओम्स लॉ की कंडीशन क्या है, ध्यान देना। फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टिंग वायर रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टिंग वायर रिमेन्स अनचेंज्ड। अब फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टिंग वायर मतलब, तो इसमें मेनली 2 चीजें आती है, लेंथ एंड टेम्परेचर। लेंथ एंड टेम्परेचर, ठीक है। ठीक, क्या है ओम्स लॉ? व्हेन फिजिकल स्टेट of a conducting wire remains unchanged, then potential difference applied across the conducting wire is directly proportional to current produced in wire. V is proportional to I. V is proportional to I होता है, लेकिन कब होता है? जब ये कंडीशन अप्लाई होगी तब, हर जगह थोड़ी। फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टिंग वायर रिमेन्स अनचेंज्ड, और फिजिकल स्टेट का मतलब लेंथ एंड टेम्परेचर, मेनली 2 चीज। मतलब अगर वायर की लेंथ चेंज ना हो और टेम्परेचर चेंज ना हो तो V इज प्रोपोर्शनल टू I होगा। फिर सर यहां क्यों नहीं हो रहा है? ठीक, भाई वोल्टेज हमने करे 2 टाइम्स तो करंट 2 टाइम्स, वोल्टेज 3 टाइम्स तो करंट 3 टाइम्स, मतलब 6 एम्पियर। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो क्यों नहीं हो सकता? ध्यान से सुनो, जब वायर में अमाउंट ऑफ करंट अगर इंक्रीज होगा, ठीक, तो बाद में हम पढ़ेंगे थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। क्या पढ़ेंगे? थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, कि करंट अगर फ्लो होगा, चाहे वो डीसी हो चाहे एसी हो, करंट प्रोड्यूसेस हीट। ठीक, भाई करंट अगर फ्लो होगा तो हीट तो प्रोड्यूस होगी ही। कि अगर मान लो सपोज कि हमारा फैन चल रहा है, ठीक, घर में अगर फैन चल रहा है तो करंट तो फ्लो हो रहा है ना, तो हीट प्रोड्यूस होगी, तो फैन भी कुछ ना कुछ तो गर्म होगा। ठीक, तो करंट अगर फ्लो होगा तो हीट प्रोड्यूस होती है। अमाउंट ऑफ हीट H इज इक्वल टू I² RT। अभी मैं बता दे रहा हूं, बाद में ये निकालेंगे हम।
ठीक। भाई करंट अगर फ्लो होगा तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, एच आई स्क्वायर आर टी। इसका मतलब H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। करंट अगर फ्लो होगा तो हीट तो प्रोड्यूस होगी, और हीट अगर प्रोड्यूस हुई तो वायर गर्म हो जाएगा, और वायर अगर गर्म हुआ तो उसका टेम्परेचर अब कांस्टेंट कहाँ रहा, अब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट नहीं है तो ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा, ओम्स लॉ अब एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी V इज प्रोपोर्शनल टू I अब नहीं होगा। ठीक है, ठीक भाई, V इज प्रोपोर्शनल टू I होता है कि वोल्टेज अगर 2 टाइम्स तो करंट भी 2 टाइम्स, वोल्टेज अगर 3 टाइम्स तो करंट भी 3 टाइम्स होता है। लेकिन कब होता है उसकी कंडीशन याद रखो। क्या है कंडीशन? व्हेन फिजिकल स्टेट of conducting wire remains unchanged. Physical state of conducting wire remains unchanged. Physical state का मतलब मेनली 2 चीजें, लेंथ और टेम्परेचर। वायर की लेंथ और टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वायर की लेंथ और वायर का टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो V इज प्रोपोर्शनल टू I होगा, V इज प्रोपोर्शनल टू I होगा। लेकिन जनरली क्या होता है, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ता है, और करंट अगर बढ़ेगा तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज आल्सो इंक्रीजेस, और हीट अगर प्रोड्यूस होगी तो वायर का टेम्परेचर अब कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। अगर वायर का टेम्परेचर चेंज हो गया तो ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। आ रही बात समझ में? अगर वायर का टेम्परेचर चेंज हो गया तो ओम्स लॉ अब अप्लाई नहीं होगा। ठीक, तो ओम्स लॉ की कंडीशन ध्यान रखना। ठीक, केवल ओम्स लॉ याद नहीं रखना है अपने को, ओम्स लॉ की कंडीशन क्या है वो ध्यान रखना है। ठीक है, चलो फिर से एक बार सुन लो। तो क्या है ओम्स लॉ? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, व्हेन फिजिकल स्टेट of a conducting wire remains unchanged, then V is directly proportional to I. V is directly proportional to I. ठीक है भाई, ठीक। देखो अब थोड़ा ध्यान से यहां, V is directly proportional to I। ठीक, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल रिमूव करें तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। इस कांस्टेंट को हम डिनोट किससे कर रहे हैं? R से। कांस्टेंट को किससे डिनोट कर रहे हैं? R से। क्या है R? रेजिस्टेंस। R क्या है? रेजिस्टेंस। किसका? कैपिटल R मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग वायर। ठीक, रेजिस्टेंस किसका है? ये वायर का है। बाद में हम एक रेजिस्टेंस और पढ़ेंगे, स्मॉल r। एक रेजिस्टेंस हम बाद में और पढ़ेंगे, कौन सा? स्मॉल r। ये भी रेजिस्टेंस है, लेकिन इसको एक्चुअल में हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। और इंटरनल रेजिस्टेंस किसका होता है? सोर्स का। इंटरनल रेजिस्टेंस किसका होता है? सोर्स का, सेल या बैटरी का। लेकिन अभी एक्चुअल में हम बात किसकी कर रहे हैं? कैपिटल आर की। बात हम किसकी कर रहे हैं? कैपिटल आर। और कैपिटल आर का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर। ठीक, तो क्या पता चला? प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल रिमूव करें तो कांस्टेंट आया आर। This R is constant. R is constant and is called resistance of the conducting wire. R is constant and is called resistance of the conducting wire. तो इसका मतलब है कि किसी भी वायर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है।
इसका मतलब है किसी भी वायर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है ना, लेकिन उसमें भी थोड़ा ध्यान रखो। अब आर कांस्टेंट है, ठीक है, कब? जब V इज प्रोपोर्शनल टू I। आर वायर का रेजिस्टेंस, ठीक। मान लो हमारे पास में एक वायर है, तो इस वायर का रेजिस्टेंस मान लेते हैं 10 ओम है। ये क्या है? ओम। रेजिस्टेंस की SI यूनिट है वो, है ना। तो हमारे पास में एक वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना? 10 ओम। तो हम तो बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट, तो इस वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम होगा, लेकिन कब होगा? कांस्टेंट होगा, लेकिन कब? भाई ये कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट थोड़ी है, ठीक। वायर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, कितना है? 10 ओम, लेकिन कब? आर कांस्टेंट कब? जब V इज प्रोपोर्शनल टू I। और V इज प्रोपोर्शनल टू I कब? लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ वायर रिमेन्स अनचेंज्ड। लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ वायर रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक। तब R कांस्टेंट होगा, ठीक। भाई V इज प्रोपोर्शनल टू I है तो R कांस्टेंट, तो वायर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा। और V इज प्रोपोर्शनल टू I कब? When physical state of a conducting wire remains unchanged। फिजिकल स्टेट का मतलब लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ वायर रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी वायर की लेंथ चेंज ना हो, वायर का टेम्परेचर चेंज ना हो, तो V इज प्रोपोर्शनल टू I होगा, तो उस वायर का रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट होगा। अगर V इज प्रोपोर्शनल टू I होगा तो वायर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, ठीक। और V इज प्रोपोर्शनल टू I कब होगा? जब इस वायर की लेंथ और टेम्परेचर कांस्टेंट, तो वायर का रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर वायर की लेंथ चेंज हो जाए, जैसे हमारे पास में ये एक वायर था, इसका रेजिस्टेंस कितना था? 10 ओम। तो अगर इस वायर की हम लेंथ चेंज ना करें, टेम्परेचर हम चेंज ना करें, तो इस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा? 10 ओम होगा। लेकिन अगर इस वायर को हमने बीच में से काट दिया, वायर को अगर हम बीच में से काट दें, तो लेंथ चेंज हो गई ना, लेंथ क्या हो गई? चेंज। तो रेजिस्टेंस भी उस वायर का अब चेंज हो जाएगा, ठीक है। ध्यान क्या रखना है कि कैपिटल R रेजिस्टेंस, और कैपिटल R लिखा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस किसका? कंडक्टिंग वायर का, सोर्स का नहीं, कंडक्टिंग वायर का। तो किसी भी वायर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, कब? लेकिन लेंथ और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो। अगर वायर की आप लेंथ चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है, तो उस वायर का रेजिस्टेंस फिर कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ओम्स लॉ, V इज प्रोपोर्शनल टू I व्हेन फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टिंग वायर रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। अब V इज प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। तो अगर मान लो हम V और I में ग्राफ बनाएं, किसमें? V और I में अगर मान लो हम ग्राफ शो करें, ठीक है, तो ग्राफ कैसा आना चाहिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड ऑन एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड ऑन एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड ऑन एक्स एक्सिस, ठीक। तो ये आ गया स्ट्रेट लाइन, ठीक। ध्यान से मेरी बात सुनो आप, ठीक। ये स्ट्रेट लाइन, अब इस स्ट्रेट लाइन में कोई भी एक पॉइंट आप ले लो, तो
तो अगर इससे हम दोनों एक्सिस में परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करें, तो जब वोल्टेज कितना है V, तो करंट कितना है I। वोल्टेज कितना है V, तो करंट कितना है I। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप मान लो कितना है थीटा। ठीक, तो आप यहां देखो भाई V इज इक्वल टू आर आई, इसका मतलब V अपॉन आई इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप R। ठीक, V अपॉन आई इज इक्वल टू क्या R, V अपॉन आई इज इक्वल टू R। लेकिन यहां देखो थोड़ा डायग्राम में, इस ट्रायंगल में आप देखो V अपॉन आई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब क्या tan थीटा, क्या tan थीटा। और tan थीटा को हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ठीक, मतलब अगर सपोज V और I में अगर ग्राफ दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है हमको, रेजिस्टेंस। क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल लो आप। स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन गिव्स द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन गिव्स द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टिंग वायर। ठीक, ध्यान रखना इसको। ठीक, अब अगर मानो सपोज यहां देखो, when theta is more, tan theta is more, that means resistance of the conducting wire is also more। स्ट्रेट लाइन का स्लोप अगर ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है, तो वायर का रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा बाय ग्राफ। ठीक, ओम्स लॉ। ठीक, सिंपल कंडीशन ओम्स लॉ की ध्यान रखना बस। ओम्स लॉ V इज प्रोपोर्शनल टू I होता है, लेकिन उसकी कंडीशन है व्हेन फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टिंग वायर रिमेन्स अनचेंज्ड। और फिजिकल स्टेट में मेनली दो चीजें आती है, लेंथ एंड टेम्परेचर, कि वायर की लेंथ चेंज ना हो और वायर का टेम्परेचर चेंज ना हो, तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। और अगर V इज प्रोपोर्शनल टू I तो R कांस्टेंट, यानी उस वायर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा। अगर वायर की लेंथ चेंज हो, टेम्परेचर चेंज हो, तो उस वायर का रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। ठीक है, ठीक, चलो अब इसके बाद में क्वेश्चन एक जो आता है एग्जाम में। ठीक, जनरली ये पहले तो 5 नंबर में क्वेश्चन आता था बोर्ड के एग्जाम में। अब शायद अगर 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं होगा इस यूनिट से, है ना, तो 4 नंबर में भी आ सकता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। क्या है क्वेश्चन, सुन लो पहले। डेराइव ओम्स लॉ, डेराइव ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। डेराइव ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, ये क्वेश्चन है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में, ध्यान रखना। ठीक है, चलो यहां देखो ध्यान से, है ना। इसमें हम स्टेप अगर याद कर लें तो पूरा डेरिवेशन हमसे बन जाएगा। स्टेप याद करना है बस। तो मैं पहले यहां स्टेप लिख दे रहा हूं ऐसी। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फोर्स निकालना है, एक्सलरेशन निकालना है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है। और इसके बाद में करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो रिलेशन है उसमें ये वैल्यू हमको पुट करना है, बस प्रूफ हो गया। स्टेप याद कर लो आप बस। मतलब पहले हम पूरा डेरिवेशन 1-2 बार लिख लिख के देख लें। ठीक, और उसके बाद फिर हम क्या करें, स्टेप याद कर लें। स्टेप याद कर लो और स्टेप देखकर फिर से वो पूरा डेरिवेशन आपसे बनना चाहिए, है ना। बड़े बड़े डेरिवेशंस को हम ऐसे याद रखते हैं कि पहले प्रैक्टिस कर लिए 1-2 बार,
फिर हमने स्टेप याद कर लिए और स्टेप याद कर रहे वो पूरा डेरिवेशन हमसे बन जाना चाहिए। ठीक है ना। चलो, तो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या था? डेराइव ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल या फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ठीक, सिंपल है, स्टेप लिखी हुई है, बहुत सिंपल है ना। देखो इधर भाई, मानो सपोज ये एक कंडक्टिंग वायर हो गया। ठीक, कंसिडर अ कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ L, ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये इज कैपिटल E, मतलब पाई आर स्क्वायर। तो वायर मतलब सिलेंड्रिकल, और सिलेंड्रिकल वायर अगर है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो ये एक कंडक्टिंग वायर है। कंडक्टिंग, कंडक्टर, इसका मतलब इसमें कंडक्शन किसके कारण होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ठीक, चलो, नाउ वी अप्लाइड अ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज ऑफ V वोल्ट, कैपिटल V, अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर। ठीक, वी अप्लाइड अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर। देन current flows within the wire from high potential to low potential। करंट फ्लो होगा प्लस से माइनस। ठीक है, चलो बहुत ध्यान से समझो, स्टेप बाय स्टेप। ठीक, सिंपल है, कोई टफ नहीं है, सिंपल एकदम। ठीक है, चलो, फिर जब हमने वायर में वोल्टेज लगाए, ठीक, एक्चुअल में हम क्या पढ़ रहे हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब ध्यान रखना डीसी करंट, और डीसी करंट के सोर्सेस सेल और बैटरी। ठीक है, चलो, है ना, चलो देखते हैं, है ना, ध्यान से। तो वायर में हमने V वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई करें तो उससे क्या होगा? वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू कितना? V बाई L। इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द वायर E इज इक्वल टू V बाई L। कहां से आया ये? भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने रिलेशन निकाले थे ना, E इज इक्वल टू V बाई D, D की जगह L, D मतलब डिस्टेंस वेयर द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस कहां अप्लाई कर रहे हैं? अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर। तो डिस्टेंस बिटवीन द एंड्स मतलब क्या? लेंथ। E इज इक्वल टू V बाई L। ठीक, डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी वायर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल विद इन द वायर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी तो वायर के अंदर हैं। भाई जैसे हमने वायर में वोल्टेज लगाया, वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स में फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा? भाई इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़े थे ना, फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड F इज इक्वल टू कितना होता है? QE। ठीक, तो यहां चार्ज पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस इलेक्ट्रॉन में कितना फोर्स लगेगा? देखो, F इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड E।
फोर्स ऑन ईच फ्री इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई की वैल्यू क्या है, V/L। तो इलेक्ट्रॉन में इतना फोर्स लगेगा। देखो हमने फोर्स भी निकाल ली, ठीक भाई। वायर में हमने वोल्टेज लगाए, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स में फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स इलेक्ट्रॉन में इतना, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, और नेगेटिव चार्ज में फोर्स लगता है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन्स में फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। देन दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान लेते हैं VD, ठीक ठीक। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, भाई फोर्स लग रहा है ना, तो ये फोर्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेगा। भाई फोर्स किस में लग रहा है, इलेक्ट्रॉन में। किसके कारण लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो ये फोर्स इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। क्या करेगा, एक्सेलरेट। तो अब हमको क्या फाइंड करना है, देखो एक्सेलरेशन ऑफ ईच फ्री इलेक्ट्रॉन्स A is equal to F/m, because F is equal to ma। तो एक्सेलरेशन ऑफ ईच फ्री इलेक्ट्रॉन F is equal to EV/L अपॉन m। तो एक्सेलरेशन ऑफ ईच फ्री इलेक्ट्रॉन EV/m इंटू L। एक्सेलरेशन निकल गया, देखो ठीक। स्टेप याद करें ना कि पहले हमने क्या फाइंड करे, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर क्या फाइंड करें, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन में फोर्स कितना लग रहा है, और ये फोर्स क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट। तो एक्सेलरेशन निकाल ली इलेक्ट्रॉन का। अब देखो यहां क्या लिखा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम फाइंड कर चुके हैं ना, मैंने बोला था आपको कि वो वैल्यू याद रखना, काम आएगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या था, VD इज इक्वल टू EV टाउ अपॉन m इंटू L। ये था ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। चलो अब क्या करना है, इसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो हमने निकाल ली है, अब क्या करना है, कुछ नहीं। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकाले थे ना, तो ये वैल्यू इसमें आप पुट करो, ये वैल्यू हम इसमें पुट करें, ठीक। चलो यहां देखो, तो ये डायग्राम फिलहाल अभी मिटा दे रहा हूं मैं, जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। नाउ बाय द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या था रिलेशन, याद होना चाहिए, I इज इक्वल टू NAVD इंटू E। याद है, N स्मॉल n इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। ए क्या था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टिंग वायर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और स्मॉल ई क्या था, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो ये वैल्यू अब हम यहां पुट करें, देखो तो करंट I इज इक्वल टू NAVD, VD की वैल्यू E इंटू V इंटू टाउ अपॉन M इंटू L, VD की वैल्यू, और ये E, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू NA, E इंटू E मीन्स E स्क्वेयर, V पोटेंशियल डिफरेंस, टाउ
अपॉन m इंटू एल। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, भाई हम कर क्या रहे हैं, क्वेश्चन क्या था, डेराइव ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। डेराइव ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। ओम्स लॉ प्रूफ करना है। तो क्या था ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आर आई, आर मतलब कांस्टेंट, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। इन आर का मतलब क्या, कांस्टेंट, आर मतलब कांस्टेंट। इधर ध्यान से सुनो, क्या प्रूफ करना है हमको, V इज इक्वल टू आर आई, आर कांस्टेंट, या V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। तो हम जब यहां प्रूफ करेंगे आर थोड़ी आएगा, आर नहीं आएगा, आर की जगह एक कांस्टेंट वैल्यू आना चाहिए, आर की जगह एक कांस्टेंट वैल्यू आना चाहिए, उसी को हम डिनोट करेंगे किससे, आर से। इसका मतलब हमको क्या फाइंड करना है, V अपॉन आई की वैल्यू, किसकी वैल्यू, V अपॉन आई की वैल्यू। तो V अपॉन आई इज इक्वल टू जो भी आएगा वो पूरा कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट होगा तो उसको हम डिनोट करेंगे किससे, R से। देखते हैं, देखो यहां जरा, तो किसकी वैल्यू फाइंड करना है, V अपॉन आई की। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, V आई यहां ला लो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद V अपॉन आई इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो एम एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर इंटू टाउ, ये आएगा V अपॉन आई की वैल्यू। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात। अब थोड़ा ध्यान देना है आपको, V अपॉन आई की वैल्यू इतनी आई, लेकिन हमको तो प्रूफ करना था कि V अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। V अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ओम्स लॉ प्रूफ करना है ना, तो ओम्स लॉ की कंडीशन भी लगाना पड़ेगा आपको, तो ओम्स लॉ की कंडीशन भी लगाना पड़ेगा, ठीक। क्या थी कंडीशन, फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टिंग वायर रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी वायर की लेंथ और टेम्परेचर कांस्टेंट, वो चीज यहां अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा पहले आप देखो, राइट हैंड साइड में दो वैल्यू ऐसी है जो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चाहे वायर कॉपर का हो, एल्यूमिनियम का हो, सिल्वर का हो, छोटा हो, बड़ा हो, पतला है, मोटा है, उससे मतलब नहीं। राइट हैंड साइड में दो वैल्यू ऐसी है जो हर वायर के लिए कांस्टेंट होगी। कौन कौन सी वैल्यू, M और E। M मतलब मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और E क्या था, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। भाई वायर छोटा है, बड़ा है, कॉपर का है, एल्यूमिनियम का, उससे मतलब थोड़ी है। इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहां M और E तो कांस्टेंट है, छोड़ दो इनको। अब देखो क्या क्या बच गया, N इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फॉर अ सब्सटेंस इज कांस्टेंट। भाई अगर मान लो हमारा वायर कॉपर का था, हमारा वायर किसका था, कॉपर का, तो कॉपर के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कांस्टेंट वैल्यू है। अगर मान लो हमारा वायर एल्यूमिनियम का था, तो एल्यूमिनियम के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कांस्टेंट वैल्यू है। तो हमने जो वायर लिए हैं
या जिस वायर में हम वोल्टेज लगाकर करंट फ्लो कर रहे हैं उस वायर का मटेरियल अपने आप तो चेंज नहीं हो जाएगा कि हमने कॉपर का वायर लिए थे, वोल्टेज लगा दिए तो सिल्वर का हो गया, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मीन्स स्मॉल n फॉर गिवन कंडक्टिंग वायर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फॉर गिवन कंडक्टिंग वायर, हमारे पास में जो वायर है ना उसके लिए n की वैल्यू कांस्टेंट होगी, अपने आप थोड़ी बदल जाएगी। चलो अब दो चीजें बच गई। पहले इसको देखें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। वायर मतलब कैसा? सिलेंड्रिकल, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर। फिजिकल स्टेट रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब लेंथ और टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज्ड, तब ओम्स लॉ। सोच के आप देखो थोड़ा सा ऐसे ही, अगर मान लो हमारे पास में वायर है, इस वायर को अगर हम स्ट्रेच करें, सोच के देखो, वायर को स्ट्रेच करें तो लेंथ तो बढ़ेगी ना, लेंथ क्या होगी? बढ़ेगी, लेकिन क्या उतना ही मोटा रहेगा वायर? नहीं, लेंथ अगर बढ़ेगी तो वायर पतला हो जाएगा। वायर क्या हो जाएगा? पतला। मतलब लेंथ अगर चेंज हुई तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज होगा। लेंथ अगर चेंज होगी तो वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज होगा। लेकिन हम ओम्स लॉ की कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं कि वायर की लेंथ कांस्टेंट है, वायर की लेंथ कांस्टेंट है, और लेंथ अगर कांस्टेंट है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट होगा। अब क्या बच गया? टाउ। क्या था टाउ? रिलैक्सेशन टाइम। क्या था? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स। और ध्यान रखना, रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। कल इसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा हम पढ़ेंगे। रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, लेकिन हम तो ओम्स लॉ की कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि लेंथ और टेम्परेचर कांस्टेंट। तो अगर वायर का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रिलैक्सेशन टाइम टाउ भी कांस्टेंट होगा। ठीक, तो देखो आप, लेंथ कांस्टेंट थी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी तो कांस्टेंट था ना, और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट था तो टाउ भी कांस्टेंट। तो अब आप देखो, राइट हैंड साइड की पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, राइट हैंड साइड की पूरी वैल्यू कांस्टेंट है। क्या? एम एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर इंटू टाउ। तो ये राइट हैंड साइड की वैल्यू कांस्टेंट है कब? व्हेन लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ द वायर रिमेन्स अनचेंज्ड, जो ओम्स लॉ की कंडीशन है। भाई हम ओम्स लॉ प्रूफ करने जा रहे हैं, हमको ओम्स लॉ प्रूफ करना है कि V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। आर मतलब कांस्टेंट, ठीक। V और I का जो रेशो है वो कांस्टेंट आना चाहिए, तो ओम्स लॉ प्रूफ हो जाएगा। लेकिन ओम्स लॉ अगर प्रूफ कर रहे हैं तो ओम्स लॉ की कंडीशन भी हम अप्लाई करेंगे, और ओम्स लॉ की कंडीशन क्या थी? लेंथ एंड टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर वायर की लेंथ और टेम्परेचर कांस्टेंट है, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर वायर की लेंथ और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो राइट हैंड साइड की ये पूरी वैल्यू ही कांस्टेंट है। इसी को तो हम डिनोट करते हैं किससे? आर से। इस कांस्टेंट को ही हम किससे डिनोट करते हैं? आर से। और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग वायर। ठीक, तो V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। V अपॉन आई इज इक्वल टू आर।
आर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग वायर। ये है वायर का रेजिस्टेंस, ml अपॉन एन ए ई स्क्वायर इंटू टाउ। तो हमारा ओम्स लॉ यहां प्रूफ हो गया। ठीक, V अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड दिस कॉन्स्टेंट इज डिनोटेड बाय R। ठीक, तो अब एक चीज ध्यान रखना, इसके बाद हमको पढ़ना है पूरा डिटेल में क्या, रेजिस्टेंस वायर का, कैपिटल R रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर R, तो R इज इक्वल टू व्हाट, ml अपॉन एन ए ई स्क्वायर इंटू टाउ। ठीक, ये है वायर का रेजिस्टेंस, याद कर लो इसको। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर R इज इक्वल टू ml अपॉन एन ए ई स्क्वायर इंटू टाउ। ठीक, तो क्या प्रूफ किया हमने, ओम्स लॉ, V अपॉन आई इज इक्वल टू R। क्या प्रूफ करें, ओम्स लॉ, V अपॉन आई इज इक्वल टू R ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। स्टेप याद कर लो बस, पहले एक दो बार लिख लिख के देख लो और उसके बाद में स्टेप याद कर लो। स्टेप देख के पूरा डेरिवेशन हमसे बनना चाहिए। ठीक, और क्या याद रखना है इसमें, R की वैल्यू, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इज ml अपॉन एन ए ई स्क्वायर इंटू टाउ। ठीक, कल हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक, इसलिए इसको पहले आओ अच्छे से पढ़ लें।